हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग हैं, जो कि लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर को लेकर ये चैप्टर है और पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। तो आज इसका पार्ट सेकंड रहने वाला है। पिछले पार्ट में हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं कि किस तरीके से रिवर ओरिजिनेट वगैरह करती है। वहाँ पर उसके कुछ स्ट्रीम्स के बारे में हमने बात करी थी, कंसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, इनसीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से जो रिवर एक्शन होता है उसके प्रोसेसेस क्या क्या हैं, जैसे कि हमारे सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, वो किस तरीके से अपने साथ लोड को कैरी करता है। उसके बाद रिवर के इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स हमने कुछ समझे थे, जैसे कि कोरेजन हमने समझा था, कोरोजन समझा था हमने, उसके बाद उसमें एट्रीजन समझा था हमने, उसमें हाइड्रोलिक एक्शन समझे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम समझ चुके हैं। अब हम जो है स्पेसिफिकली आगे बढ़ेंगे, जो रिवर के कोर्सेज हैं, जैसे कि अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वो लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, द कोर्स ऑफ अ रिवर। ठीक है, कोर्स का मतलब यहाँ पर है, रिवर के संबंध में कोर्स का मतलब होता है जो आप लोगों का सिलेबस या कोर्स है वो नहीं। ठीक है, कोर्स ऑफ अ रिवर का मतलब होता है जो नदी जिस तरीके से बहती है अपने सोर्स से लेकर जहां पर उसका माउथ होता है, यानी कि जहां पर वो किसी समुद्र वगैरह मिलती है वहां तक, जो पूरा का पूरा उसका पाथ होता है, उसको बोला जाता है द कोर्स ऑफ अ रिवर। ठीक है, आप कह सकते हैं पाथ। द कोर्स ऑफ अ रिवर मे बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहला होता है द अपर और द माउंटेन कोर्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है यूथ स्टेज। ठीक है, अपर और माउंटेन कोर्स का मतलब है जहां पर से रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो, उसको बोला जाएगा यूथ, क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है वहां से। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है, दैट इज मिडिल और वैली कोर्स इन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि जो सेकंड है वो है वैली और मिडिल कोर्स, यानी कि जो बीच का पार्ट है वो। और तीसरा है द लोअर और द प्लेन कोर्स इन द स्टेज ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, जब वो जस्ट अपने आप कह सकते हैं कि समुद्र से मिलने वाली है, तब उसका जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज लोअर और प्लेन कोर्स। ठीक है, जिसको ओल्ड एज भी बोला जाता है। तो ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक है यूथ, यानी कि जो स्टार्टिंग है, बीच का है मेच्योरिटी और तीसरा है ओल्ड एज। ठीक है, तो एक एक करके इन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अपर कोर्स और मिडिल कोर्स के बारे में। ठीक है, लोअर कोर्स के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, दी अपर और माउंटेन कोर्स, इसमें क्या है, दिस बिगिंस एट द सोर्स ऑफ अ रिवर नियर द वाटरशेड विच इज प्रोबेबली द क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज। ठीक है, वाटरशेड क्या होता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, वाटरशेड क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक इस तरीके का बीच में, जैसे मान लीजिए ये कोई, कहाँ पर मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर से अगर आप इसका ऐसे करके साइडवेज देखेंगे तो इस तरीके से होता है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इससे एक नदी जो है वो इधर की तरफ को बह रही है, एक नदी जो है वो इस तरफ को बह रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो लाइन है, ये जो बीच का एक हाई लाइन होती है, इसी को बोला जाता है क्रेस्ट। ठीक है, ये क्रेस्ट जो है बेसिकली है, दिस इज ओनली नोन एज वाटर शेड या वाटर डिवाइड। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये जनरली क्या होगा, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है अपर पोर्शन। ठीक है ना, जैसे कि वेव के केस में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, वो चीज। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर रिवर इज वेरी स्विफ्ट, यानी कि बहुत तेज है, एज इट डिसेंड्स दी स्टीप स्लोप्स। ठीक है, और क्यों तेज है, क्योंकि ये जिस रास्ते बह रही है, यानी कि जो स्लोप है वहां पर वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब है कि उसका जो स्लोप है, यानी कि देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे ये मान लीजिए, एक आपका स्लोप ये है और एक स्लोप आपका ये है। ठीक है, दिस इज योर स्लोप ए एंड दिस इज योर स्लोप बी। तो आप कौन सा स्लोप कहेंगे स्टीप है, ए इज मोर स्टीप। ठीक है, ए जो है वो ज्यादा स्टीप है। आप समझ सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से इसको सीधे सीधे समझिए। अगर आपको टेंजेंट वगैरह का आइडिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे समझिए कि जो ज्यादा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी कि ज्यादा इस तरीके से डीप है और ये कम है, तो आपको ए जो है वो ज्यादा स्टीप हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। जिनको मैथ्स वगैरह का थोड़ा सा आइडिया वो समझ सकते हैं कि टेंजेंट भी अगर हम इनका ऐसे ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये जो टेंजेंट जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, ये टेंजेंट कम है,
और ये टेंजेंट जो है इस एंगल का ज़्यादा है, तो जिसका टेंजेंट ज़्यादा होता है उसका मतलब है कि स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए कि स्पीड तेज क्यों है? स्पीड तेज इसलिए है क्योंकि ये स्टीप स्लोप से बह रही है और यहाँ पर जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होगा वो है वर्टिकल कोरिजन। ठीक है, ध्यान रखना है वर्टिकल कोरिजन। कोरिजन का मतलब हमने पता है कि जिस तरीके से जो रिवर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस का कटान करते हैं। और दो तरीके का कटान मैंने आपको बताया था, एक है वर्टिकल और एक है लेटरल। वर्टिकल से क्या होगा कि वैली की जो रिवर बेड है वो डीप होता चला जाएगा। ठीक है, और जो अगर हमारा लेटरल कोरिजन होता है तो वैली वाइड होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि वर्टिकल कोरिजन जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, इसीलिए यहां पर किस तरीके की वैली बनेगी, द वैली डेवलप्ड इज दस डीप, नैरो एंड डिस्टिंक्टिवली वी शेप्ड। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लीजिए इस तरीके से रिवर बह रही है ऐसे। ठीक, अब क्या होगा कि यहां पर जो है कटान ज्यादा होता चला जाएगा, जैसे जैसे रिवर बहेगी तो यहां पर कटान ज्यादा होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, और इस डायरेक्शन में अगर कटान ज्यादा होगा तो ये जो वैली का शेप है ये कैसा हो जाएगा, वी शेप्ड। ठीक, नैरो वैली होगी, डीप वैली होगी और वी शेप्ड वैली होगी। ठीक है, आई होप आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग जो है अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि वर्टिकल कोरिजन अगर ज्यादा है तो आपको फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि वहां पर किस शेप की वैली बन रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वर्टिकल कोरिजन ज्यादा है तो वैली का जो शेप है वो कैसा होगा, वी शेप्ड। ठीक है, डाउन कटिंग टेक्स प्लेस सो रैपिडली दैट लेटरल कोरिजन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, कि जो लेटरल कोरिजन है वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर फ्लो काफी तेज है और वर्टिकल इरोजन यहां पर हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल कोरिजन यहां पर हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि लेटरल कोरिजन यहां पर नहीं हो पाता। इन सम केसेस वेयर द रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट, कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो। द वैली इज सो नैरो and the sides are so steep that gorges are formed. Example, the Indus Gorge in Kashmir. Gorge भी बेसिकली कुछ नहीं है, आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से और ज्यादा ये वी शेप्ड वैली है, और ज्यादा डीप वी शेप्ड वैली है और थोड़ा सा पतली है जो नैरो है, दैट इज नोन एज ओनली गॉर्ज। ठीक है, इन एरिड रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल टू वाइडन द वैली साइड्स and the river cuts deep into the valley floor, precipitous valley like canyons are formed. ठीक है, वहां पर बन जाते हैं कैनियंस। कैनियंस भी बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैली ही है। ठीक है, जहां पर वाइड वैली नहीं है। ठीक है, जहां पर वैली वाइड नहीं है और जहां पर हमारा जो वैली फ्लोर है वो ज्यादा डीप है, जहां पर हमारा रिवर जो है वो डीप कटिंग कर रही है, उसी को बोला जाता है कैनियंस। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है ब्राइस कैनियन इन उटा, यूएसए। ठीक है, some of the more outstanding features that are often best developed in the upper course of the river include the following. कुछ और भी यहाँ पर फीचर्स हैं जो अपर कोर्स में बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिया गया है दैट इज योर रिवर कैप्चर। ठीक है, रिवर कैप्चर क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर पायरेसी और रिवर बीहेडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, इट्स डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट रेट्स ऑफ बैक कटिंग, दैट इज हेडवर्ड इरोजन इनटू अ डिवाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो नदियां आपको दिखाई गई है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या है इसमें पूरा का पूरा। ये देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है डिवाइड और वाटरशेड, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये हाई रीजन होगा, जो मैंने ऐसे करके रेड में बनाया है। इसके एक तरफ को जो है ये वाली नदी बह रही है, दैट इज योर बी। ठीक है, दिस इज बी स्ट्रीम, और एक साइड को बह रही है ए स्ट्रीम। ये नॉर्मल कोर्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो आपका ए स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो ए स्ट्रीम है इसके अपर पोर्शन में क्या होती है, हेडवर्ड इरोजन हो रहा है। हेडवर्ड इरोजन मतलब है ये वाले एरिया में इरोजन हो रहा है। ठीक है, इसका जो ऊपर का पार्ट है वहां पर इरोजन हो रहा है और यहां से ये पूरी की पूरी जो बी स्ट्रीम आपको दिख रही है ये बह रही है। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा कि यहां से ये डिवाइड को काटते हुए यहां पर ऐसे करके कट कर देगा। ठीक, यहां पर ये कट कर देगा। ये वाली जो रिवर होगी जनरली दिस विल बी आ लो लाइंग रिवर। लो लाइंग मतलब ये नीचे बह रही होगी, इसका जो सरफेस होगा आप कह सकते हैं वो नीचे होगा, मतलब उसकी हाइट कम होगी। तो ये बी रिवर जो है जो ओरिजिनली ऐसे करके बह रही थी, अब जब इसका हेडवर्ड इरोजन हुआ है तो ये पानी फिर क्या होगा, इधर से इधर की तरफ आने लग जाएगा। समझे आप इस चीज को कि ये पानी जो इस तरफ से ऐसे बह रहा है अब ये इधर की तरफ को मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ए वाली स्ट्रीम है ये लो लाइंग है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा कि ए रिवर ने क्या किया है, बी स्ट्रीम को, या ए स्ट्रीम ने बी स्ट्रीम को क्या किया है, पायरेट कर लिया है। ठीक है, तो ए इज योर पायरेटिंग स्ट्रीम, बी वो है जो पायरेट हुई है। जहां पर ये पायरेशन होगा उसको बोला जाएगा एल्बो ऑफ कैप्चर, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बाद में ये इस तरीके की कुछ स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ये रेड वाला रीजन आप चाहे तो मैं वापस से ऐसे ही यहां पर बना देता हूं दिखाने के लिए, ये ऐसे ही है।
और यहां पर आप देख सकते हैं जो कटिंग, जो ओरिजिनल हमारी ये स्ट्रीम थी, ये ऐसे करके थी, जो बी स्ट्रीम थी ऐसे करके थी, अब ये कटिंग होके इस तरफ को घूम गई है। ठीक है, क्यों घूमी है? क्योंकि यहां पर जो ये हेडवर्ड इरोजन हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, और यहां पर बीच में क्या होगा फिर कि ये जो ऐसे करके इधर को आ गई, इसका नॉर्मल कोर्स तो ये था, तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से गैप बन जाएगा। ठीक है, यहां पर जो गैप बनेगा दैट इज ओनली नोन एज योर विंड गैप। ठीक है, इस तरीके के गैप जो है हमें इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे इस तरीके के गैप देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि इसके बेसिकली जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो रिवर कैप्चर है उसके काफी सारे कॉजेज है। ठीक है, उसके कारण जो है वो काफी सारे हैं। यहां पर तो बेसिकली इन्होंने एक ही कॉज जो है वो दिखाया है, ये एक ही कॉज बताया है जो हमारा है हेडवर्ड इरोजन। ठीक है, हेडवर्ड इरोजन, इन्होंने यहां पर जो बुक में कोर्स जो ये कॉज बताया है दैट इज ओनली द हेडवर्ड इरोजन। यहां पर लिखा है ना हेडवर्ड इरोजन, तो सिर्फ और सिर्फ हेडवर्ड इरोजन को समझाया है, लेकिन इसका जो एक मेन कॉज और भी है दैट इज योर टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, और इंडिया के केस में जो मैं बात कर रहा हूं कि पहले आपको पता होगा कि शुरुआत में हमारी जो ज्यादातर नदियां हैं वो वेस्ट फ्लोइंग हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में जिस डायरेक्शन में आपकी नर्मदा और तापी रिवर बह रही है, ज्यादातर नदियां जो थी वो वेस्ट फ्लोइंग थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा और जो ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा सबसाइड करा। ठीक, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब जो रिवर्स का हमारा कोर्स है आप देख सकते हैं कि ज्यादातर नदियां जो है आज की डेट में भी आप लोगों को पता होगा जो ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, चाहे कृष्णा है, चाहे कावेरी है, चाहे गोदावरी है, उनका ओरिजिन जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट में ही है, लेकिन वो सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग हो चुकी हैं। ठीक है, पहले वो सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग बहती थी। इसी वजह से आपको वहां पर पता है कि बीच में जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसमें काफी सारे गैप्स हैं, विंड गैप्स। ठीक है, जिनको घाट्स भी बोला जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन से घाट हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, आगुम्बे घाट, शैनकोटा गैप, ये सारे के सारे जो घाट्स बने हुए हैं, जो गैप्स बने हुए हैं, वो यही है, दैट इज ओनली नोन एज द विंड गैप। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि उनमें से पानी तो बहता नहीं है, उनमें से सिर्फ विंड बहती है। हमने जहां पर अपना मानसून का चैप्टर डिस्कस किया है इन द बुक ऑफ इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, वहां पर हमने ये बात की है कि किस तरीके से जब हमारा अरेबियन सी ब्रांच का मानसून चलता है तो वो इन गैप से पास होके भी थोड़ा बहुत जो अंदर के एरिया है वहां पर थोड़ा बहुत बारिश होती है। तो ये विंड गैप का जो रोल है ये क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये विंड गैप किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो इन्होंने रिवर कैप्चर का कॉज बताया है मेन, दैट इज हेडवर्ड इरोजन, सिर्फ और सिर्फ यही कॉज नहीं है। इंडिया के केस में स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न घाट में हमारे जितने भी घाट्स बने हुए हैं वेस्टर्न घाट्स में, वो उसमें जो मेजर रोल है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज का है। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से वहां पर रिवर कैप्चर हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब यही चीज इसने जो मैंने आपको पूरे का पूरा समझाया वो इसने यहां पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसको आप समझ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस इफ वन साइड ऑफ द डिवाइड इज ऑफ ग्रेटर ग्रेडियंट एंड रिसीव्स मोर प्रेसिपिटेशन देन द अदर, तो स्ट्रीम ए विल कट बैक मोर रैपिडली देन स्ट्रीम बी। इट्स ग्रेटर इरोसिव पावर विल सक्सीड इन एनलार्जिंग इट्स बेसिन एट द एक्सपेंस ऑफ द वीकर स्ट्रीम। Stream A may eventually break through the divide and capture or pirate stream B. The bend at which the piracy occurred is known as the elbow of capture. The beheaded stream Z is called the misfit. ठीक है, यहां पर जो Z हो गई है वो misfit है। अब देखिए इसको एक समझना जरूरी है, ये लो लाइंग रिवर है और इस वाले में क्या है कि जो B स्ट्रीम है उसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, it has got more water। ठीक, अब मोर वाटर होगा तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि जो ये लो लाइंग स्ट्रीम है इसमें पानी कम है तो ये थोड़ा सा पतली होगी। मतलब इसकी आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल कोर्स होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा, नैरो कोर्स हो सकता है। और जो जिस रिवर में हमारा या जिस स्ट्रीम में हमारा पानी ज्यादा था वो कैसा होगा, वो वाइड कोर्स होगा। ठीक है, ये तो इस नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं पहले की। अब बाद में क्या हुआ है, जब रिवर कैप्चर हो गया है तो हमारा जो पानी जिसमें ज्यादा था, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि उससे पानी जा रहा है नैरो वाले की तरफ। और वो क्यों जा रहा है, क्योंकि लो लाइंग रीजन है तो पानी इधर को टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी स्ट्रीम में जो हम ये बाद की स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, इसको यहां पर से थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाली जो स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या होगा कि पानी हो जाएगा कम। ठीक है, क्यों हो जाएगा पानी कम, क्योंकि एक तो पहली बात यह है ये पहले से वाइड थी, अब इसमें पानी आ रहा है कम क्योंकि ज्यादातर पानी चला गया है कहां, ये जो लो लाइंग वाली है उसमें जो नैरो है। ठीक है, तो मिसफिट तो ये है ही, इसको बेसिकली ये भी बोला जाता है अंडरफिट। ठीक, अंडरफिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें जो एरिया है पानी बहने के लिए वो ज्यादा है लेकिन अब इसमें पानी रहा नहीं, तो ये बन जाएगा अंडरफिट। ठीक है, और अगर हम ए स्ट्रीम की बात करें तो ए स्ट्रीम में क्या हो रहा है, ये नैरो है क्योंकि ये लो लाइंग है। ठीक है, यहां पर पानी पहले कम था, नैरो थी, अब क्या हो रहा है कि यहां पर पानी आ गया है ज्यादा। ठीक,
पानी ज्यादा क्यों आ गया है? क्योंकि ये बी स्ट्रीम से पानी इस तरफ को आ गया, क्योंकि ये लो लाइंग है। अब इसमें क्या हो गया कि पानी आ गया है ज्यादा, तो दिस बिकम्स योर ओवरफिट, इसको बोला जाता है ओवरफिट। ठीक है, ये मिसफिट के ही दोनों पार्ट है, दैट इज ओवरफिट एंड अंडरफिट। ठीक, जिससे पानी आ रहा है दैट विल बिकम अंडरफिट, और जहां पर पानी अब आ गया है दैट विल बिकम ओवरफिट, क्योंकि वहां पर जो है वो नैरो थी पहले, क्योंकि वहां पर पानी कम था तो वो नैरो थी, अब लेकिन उसमें पानी इतना ज्यादा आ गया है कि वो दैट विल बिकम योर ओवरफिट। ठीक है, द वैली बिलो द एल्बो इज कॉल्ड द विंड गैप and may be valuable as a road and rail route. Examples of river capture abound in Burma. The upper Setang has been captured by the Irrawaddy in Northumberland, England. The Blyth and the Winbeck are beheaded in the by the northern tide. ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बाहर के, उसको छोड़ दीजिए आप। जो मैंने आपको चीजें समझाई वो आप समझिए। ठीक है, और रिवर कैप्चर का अगर आपके पास कभी भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, विंड गैप का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो इंडिया के वेस्टर्न घाट से बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के पास कोई नहीं है। ठीक है, उसको आप बताइएगा, और उसमें आप ये चीज भी समझा दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हेडवर्ड इरोजन ही जो है वो एक रिवर कैप्चर का कॉज नहीं है, ये आपका जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो भी इसका कॉज है। ठीक है, और इंडिया के केस में आप समझा सकते हैं कि जितने भी घाट्स हमारे वेस्टर्न घाट में बने हुए हैं, जितने भी हमारे विंड गैप बने हुए हैं, दे आर ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें मेजर हमारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, जो फीचर्स बन रहे हैं इन दी अपर कोर्स, वो है रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स। ठीक है, रैपिड्स क्या होता है? देखिए, दीज आर लायबल टू अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रिवर कोर्स। ये वैसे जनरली देखा जाए तो मैं आपको समझाऊंगा भी, अभी आप समझ जाएंगे कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपर पार्ट में ही बने, ये कहीं पर भी बन सकते हैं, बट दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द माउंटेन कोर्स वेयर चेंजेस ऑफ ग्रेडियंट आर मोर एब्रप्ट एंड ऑल्सो मोर फ्रीक्वेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, दो प्रकार के रॉक दिख रहे हैं। ये जो ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे, दिस इज योर सॉफ्टर रॉक्स, और ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर हार्ड रॉक्स। ठीक है, अब नदी ऐसे करके बह रही है, तो ये सॉफ्टर रॉक्स को तो हो सकता है कि नदी थोड़ा बहुत कट कर दे, लेकिन हार्डर रॉक्स को नहीं कट कर पाएगी। ठीक है, और हार्डर रॉक्स को कट नहीं कर पाएगी तो रिवर फिर इस तरीके से क्या करेगी, इट विल जंप ओवर दिस। यहां पर फिर ये डाउन होगी, यहां पर फिर ये जंप करेगी, यहां पर फिर ये डाउन होगी, यहां पर फिर ये जंप करेगी। ठीक है, तो यही जो अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स की वजह से क्या होगा, द आउटक्रॉप ऑफ द बेंड ऑफ द हार्ड रॉक मे कॉज अ रिवर टू जंप एंड फॉल डाउन स्ट्रीम। ठीक है, रैपिड्स क्या है? रैपिड्स यही होते हैं जो ये इस तरीके से आपका जंप कर रहा है, दैट इज नोन एज रैपिड्स। ठीक है, इसी तरीके के जो सिमिलर फॉल्स हैं ऑफ ग्रेटर डायमेंशंस आर आल्सो रेफर्ड टू एज कैटरैक्ट्स, ऑफ विच देयर आर 5 अलोंग द नाइल दैट इंटरप्ट्स स्मूथ नेविगेशन। ठीक है, तो रैपिड्स आप समझ गए कि रैपिड्स और किस तरीके से कैटरैक्ट्स बन रहे हैं। इसके बाद अगर किसी ज्यादा हाइट से, ठीक है, इफ अ रिवर प्लंज डाउन इन अ सडन फॉल ऑफ सम हाइट, सडन फॉल, तो उसको बोला जाता है वाटरफॉल, यानी कि जो झरना है। ठीक है, their great force usually wears out a plunge pool beneath. Waterfalls are formed in several ways. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीम है, और यहां पर सडनली जो है वो क्या हो गया है, यहां पर सडनली हाइट का फॉल हुआ है, यानी कि यहां पर से आगे कुछ है नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा, और यहां पर जो ये नीचे गिर रहा है ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, यहां पर प्लंज पूल। ठीक है, वाटरफॉल जो है वो कई तरीकों से बन सकते हैं, यहां पर इसको दिया गया है क्या है। सबसे पहला है कि व्हेन अ बार ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स लाई ट्रांसवर्सली अलोंग अक्रॉस अ रिवर वेल। ठीक है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, आपको यहां पर दिख रहा है हार्ड रॉक, तो ये रेजिस्टेंट रॉक है। अब इसका कटान तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें कुछ भी इरोजन वगैरह होगा नहीं, क्योंकि हार्ड रॉक है, स्ट्रीम इसके ऊपर से बहेगी, और जहां पर ये पत्थर खत्म होगा वहां से ये नदी सीधे के सीधे क्या होगा, इसका नीचे गिर जाएगी, तो दिस बिकम्स अ वाटरफॉल। एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया गया है, दैट इज द नाइग्रा फॉल्स इन यूएसए विच इज 167 फीट हाई, एंड द कैटियोर फॉल्स इन गयाना दैट इज 845 फीट हाई। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है कि व्हेन अ फॉल्ट लाइन स्कार्प कॉज्ड बाय फॉल्टिंग लाइज अक्रॉस द रिवर, जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स इन द रिवर जाम्बेजी प्लंजिंग 360 फीट। ठीक है, फॉल्ट लाइन क्या होती है आप लोगों को पता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरीके का प्लेट थी, ठीक है, इस प्लेट को हम थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करें इस तरीके की कोई प्लेट थी, और इस लाइन के अलोंग क्या होती है, फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्टिंग का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग अगर फॉल्टिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला रीजन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला रीजन अपनी जगह पर भी बना हुआ है तो ये इस तरीके से हो सकता है। इसके बाद ठीक है, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि कुछ हम ऐसा बना पाए कि आपको इसको समझा पाए। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा पोर्शन है ये थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा ऐसे। ठीक है,
आई होप आप इसको थोड़ा सा समझ पाए हैं। थोड़ा सा डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, पर यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ कि ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से फॉल्ट हुआ है और ये वाला रीजन थोड़ा सा नीचे खिसका है। तो यहाँ पर और इसके बीच में क्या होगा, एक ग्रेडियंट आ जाएगा, मतलब एक हाइट का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो पानी अगर यहाँ से बह रहा है तो ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। दैट विल ऑल्सो फॉर्म दी वाटरफॉल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो फॉल्ट लाइन स्कैर्प है कॉज बाय फॉल्टिंग, इसकी वजह से वाटरफॉल बन सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, व्हेन वाटर प्लंजेस डाउन द एज ऑफ अ प्लेट्यू, ठीक है। किसी प्लेट्यू के अगर एज से पानी नीचे गिर जाता है तो वहां पर भी बेसिकली क्या बनेगा, हमारा वाटरफॉल बन सकता है। लाइक द रिवर कॉन्गो विच लीप्स फॉर 900 फीट थ्रू अ सीरीज ऑफ मोर देन 30 रैपिड्स एट लिविंगस्टोन फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हमारी जो ग्लेशिएशन से जो हमारी हैंगिंग वैलीज बनती है, ठीक है। हैंगिंग वैलीज हालांकि अगर जिन लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो उन लोगों को पता होगा, अदरवाइज जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है आई थिंक ग्लेशियर्स से लैंडफॉर्म्स का, वहां पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई इस तरीके का पहाड़ है और यहां पर हमारी अगर कोई मेन स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, जो ग्लेशियर से बनी हुई मेन स्ट्रीम बह रही है, दिस इज नोन एज अ मेन स्ट्रीम। इस मेन स्ट्रीम से ऊपर यहां पहाड़ी के बीच में कोई इस तरीके की एक वैली बन जाती है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ, पहाड़ी से ऊपर मतलब, ठीक है, दैट इज नोन एज अ हैंगिंग वैली। और ये बनती किस वजह से है, ग्लेशिएशन की वजह से बनती है। इसको हम लोग आगे जाके बाद में डीप में समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो हैंगिंग वैलीज बनती है वहां पर भी क्या है कि ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स रीच द मेन यू शेप्ड वैली बिलो एज वाटरफॉल्स। तो क्या होता है कि यहां से जो नदी आ रही है, मतलब जो यहां से स्ट्रीम बह रही है, वो इस यू शेप जो मेन स्ट्रीम वैली है इसमें इस तरीके से गिरती है, ठीक है। ये जो मेन स्ट्रीम वैली है, या इसको आप कह सकते हैं जो मेन स्ट्रीम है, या फिर जो ये यहाँ पर बनती है वैली, दैट इज योर यू शेप्ड वैली, ठीक है। यहाँ पर जनरली वी शेप्ड वैली नहीं बनेगी, यहाँ पर यू शेप्ड वैली बनेगी। और यू शेप्ड वैली में ये जो पानी गिरेगा ये फ्रॉम दी हैंगिंग वैली से, दैट विल बी अ, जो यहाँ पे हैंगिंग वैली में जो ट्रिब्यूटरी या जो स्ट्रीम है उससे जो पानी मेन वैली की जो मेन स्ट्रीम में बहेगा यू शेप्ड वैली के, दैट विल ऑल्सो फॉल इन दी फॉर्म ऑफ वाटरफॉल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है योसेमाइट फॉल्स ऑफ कैलिफोर्निया विद द टोटल डिसेंट ऑफ 2560 फीट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कुछ मेजर हम कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स हैं या मेजर फीचर्स हैं ऑफ द रिवर्स इन दी अपर कोर्स, ठीक। इसके बाद हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं मिडिल और रिवर कोर्स, वैली कोर्स के बारे में, यानी कि अब हम बीच के कोर्स में आ गए। अब मिडिल कोर्स में क्या होगा, लेटरल कोरेजन टेंड्स टू रिप्लेस वर्टिकल कोरेजन, ठीक है। ध्यान रखना है कि अपर कोर्स में वर्टिकल कोरेजन ज्यादा हो रहा था, यानी कि जो हमारी वैलीज थी वो क्या हो रही थी, वो डीप हो रही थी, वहां पर वी शेप ज्यादा बन रहा था। अब यहां पर क्या होगा, लेटरल कोरिजन प्रिडोमिनेट करेगा। तो लेटरल कोरिजन प्रिडोमिनेट करने की वजह से यहां पर अब वैली जो है वो क्या हो जाएंगी, वैलीज विल बिकम वाइडर, ठीक है, वैली जो है वो चौड़ी होने लग जाएंगी। तो एक्टिव इरोजन ऑफ द बैंक वाइडन्स द वी शेप्ड वैली, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद द कन्फ्लुएंस ऑफ मैनी ट्रिब्यूटरीज एंड दिस इंक्रीजेस द रिवर स्लो, ठीक है। अब कुछ नदियों में क्या है कि उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो उससे नदी का जो लोड है वो बढ़ेगा। द वर्क ऑफ रिवर इज प्रीडोमिनेटली ट्रांसपोर्टेशन विद सम डिपोजिशन, अभी भी जो है डिपोजिशन एज सच नहीं हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआती स्टेज जो है, जो अपर कोर्स है, वहां पर रिवर डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। तो वहां पर मेजर जो हमारा एक्शन होगा, ठीक है, जो वर्क ऑफ द रिवर होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम बात करें तो जो मिडिल कोर्स है यहां पर भी प्रीडोमिनेटली ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, थोड़ा बहुत डिपोजिशन हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अगर हम बात करें तो द इंटरलॉकिंग स्पर्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द वैली आर कट बैक इनटू द लाइन ऑफ ब्लफ्स, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से कुछ ये इस तरीके की वैलीज दिख रही हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, दीज आर नोन एज योर इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। यहां से नदी आएगी तो ये फिर ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे घूमेगी, फिर ये ऐसे घूमेगी, तो ये इसकी वजह से जो बन रहा है दिस इज नोन एज योर, ये जो इस तरीके के स्पर्स बने हुए हैं दीज आर योर इंटरलॉकिंग स्पर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, तो ये एक दूसरे को लॉक कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज योर इंटरलॉकिंग स्पर्स। रेन वॉश, सॉइल क्रीप, लैंडस्लाइड्स एंड गलिंग ग्रेजुअली वाइडन द वैली कटिंग बैक द साइड्स, ये हमने पिछले पार्ट में बात करी है किस तरीके से सॉइल क्रीप, लैंडस्लाइड वगैरह होता है। द रिवर्स ट्रेवल टास्क ऑफ वैली कटिंग, बेड स्मूथनिंग एंड डेब्रिस रिमूवल आर बीइंग कैरिड आउट in the more tranquil manner than in the mountain course, though the velocity does not increase, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रही है, लेकिन यहां पर जो इस तरह की कटिंग वगैरह हो रही है, बेड की स्मूथनिंग है, वैली कटिंग है, डेब्रिस रिमूवल है, ये ज्यादा ट्रैंक्विल तरीके से हो रहा है। ट्रैंक्विल का मतलब है
कि ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से अब नहीं हो रहा है, हालांकि वेलोसिटी यहां पर नहीं गिरी है, ठीक है। और वो इसलिए हो सकता है कि कम हो रहा है क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवर बहुत तेजी से यहां पर नहीं बह रही है क्योंकि इंटरलॉकिंग स्पर्स वगैरह बीच में आ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द लोड इज ड्रॉप्ड और डिपॉजिटेड, इसीलिए क्या है कि कुछ लोड जो है वो ड्रॉप और डिपॉजिट हो जाता है। हालांकि ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो अभी भी कम एज सच नहीं हुई है, ठीक है। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ फ्लो, फॉर इन द इवेंट ऑफ फ्लड द रिवर्स इरोसिव पावर एंड इट्स कैपेबिलिटी फॉर लोड कैरिंग इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। ये हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि जिस समय अगर बाढ़ वगैरह आएगी तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो इरोसिव पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां पर बेसिकली ये हो सकता है कि जो डिपोजिशन हो रहा है वो काफी कम हो और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। द मोर आउटस्टैंडिंग फीचर्स एसोसिएटेड विद द वैली कोर्स आर दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर यहां पर है दैट इज नोन एज योर मींडर, ठीक है। जो मींडरिंग यहां पर होती है वो देखते हैं क्या है। एज वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी सेल्डम फ्लोज स्ट्रेट फॉर एनी लॉन्ग डिस्टेंस अ वाइंडिंग कोर्स सून डेवलप्स, ठीक है। यानी कि नदी जब भी बह रही है आप कभी भी देखेंगे वो स्ट्रेट एज सच नहीं बहेगी, वो थोड़ा सा वाइंड करेगी। वाइंड करने का मतलब है कि एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूं अगले पेज में क्या है, यानी कि एक तरीके से जिगजैग पैटर्न में थोड़ा सा बहेगी, ठीक है। द इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड फोर्स द रिवर टू स्विंग इन लूप्स फॉर्मिंग द meanders, द टर्म derived from the winding river meanderies in the Asia Minor. The mechanism of meander formation illustrated in figure 41. यहां पर ये चीज जो है वो दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिवर का जो कोर्स है वो स्ट्रेट ना होते हुए वो इस तरीके का कोर्स हो चुका है, ठीक है। यानी कि इस तरीके के जो ये वेवी फॉर्म में रिवर मूव कर रही है, दिस इज ओनली नोन एज योर मींडर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनता है इसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है सच, क्या है कि देखिए रिवर क्लिफ्स एंड स्लिप ऑफ स्लोप्स, इसमें दो चीज बनेंगी, वन इज योर रिवर क्लिफ्स एंड अदर वन इज योर स्लिप ऑफ स्लोप्स। पहले इसको ऊपर समझेंगे हम, ये जो ऊपर का डायग्राम दिया गया है, इसके बाद ये नीचे वाले डायग्राम में आपको ये दो टर्म दिखाए गए हैं, व्हाट इज योर रिवर क्लिफ एंड व्हाट इज योर स्लिप ऑफ स्लोप, ठीक है। पहले ऊपर का पार्ट हम देखते हैं क्या है। देखिए व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर पी क्यू, देखिए रिवर का जो पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पी क्यू ऐसे, ठीक। एंटर्स द बेंड ऑफ द रिवर इट डैशेस स्ट्रेट इनटू क्यू, ठीक है, सीधे जाएगा क्यू के डायरेक्शन में, इरोडिंग द आउटर बैंक इनटू अ स्टीप रिवर क्लिफ एट क्यू। अब यहां पर वो पानी जाएगा तो वो ये वाला जो बेंड था, या आप कह सकते हैं कि जो ये साइड का बैंक है वो उसको इरोड करेगा और वो इरोड होके पहुंच जाएगा यहां पीछे, ठीक है, वो यहां पीछे पहुंच जाएगा इस तरीके से, ठीक। इसके बाद क्या होगा, द वाटर पाइल्स अप ऑन द आउटसाइड ऑफ द बेंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब पानी यहां पर इकट्ठा होना शुरू होगा। उसके बाद जो बॉटम करंट आर एस इज सेटअप इन दी कॉर्क स्क्रू मोशन। कॉर्क स्क्रू मोशन जनरली बेसिकली ये होता है कि अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड हम जिस तरफ को अगर घुमाते हैं, ठीक है, जैसे इस तरफ को हमने राइट हैंड घुमाया तो इस तरफ को पाइल अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि जो बॉटम करंट है वो इस तरफ को पाइल अप होना शुरू हो जाएगा एंड हर्ल्ड बैक इनटू द मिड स्ट्रीम एंड द इनर बैंक। तो इनर बैंक में इस तरफ से क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी यहां पर कम होगा और यहां पर हमारा जो है डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो शिंगल इज दस डिपॉजिटेड हेयर एट एस, ठीक है, एस पर जो है वो शिंगल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। शिंगल्स का मतलब है छोटे मोटे जो पत्थर वगैरह, क्योंकि यहां से क्या है कि पत्थर जो निकले वो कहां जाएंगे, वो यहां से पानी के साथ इस तरीके से जो ये कॉर्क स्क्रू मोशन से जो अंडर आप कह सकते हैं जो अंडर करंट है, यानी कि जो सरफेस का पानी है वो ऊपर से ऐसे गया, अंडर करंट में घूम के वो नीचे आया और अपने साथ वो शिंगल्स को लेके भी इस तरफ आ गया, तो शिंगल्स यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसी के बाद क्या होगा, जब ये रिवर इस तरफ को आएगी, ठीक है, तो फिर इस तरफ को ये ऐसे घूम के शिंगल्स, यहाँ के शिंगल्स जो है वो निकल के वो इसके साथ नीचे घुस के यहां चले जाएंगे, तो वो यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको सीधे सीधे ये समझना है कि जिस डायरेक्शन में रिवर मूव कर रही है उसका जिस तरफ को ये ऐसे करके एरो बनेगा, जैसे यहां से रिवर ये मूव कर रही है, इसका जो ये एरो बनेगा, इस तरफ का जो बैंक है वहां पर इरोजन होगा और इसके जो अपोजिट बैंक है वहां पर डिपोजिशन होगा। सिंपल भाषा में आपको इसको ऐसे याद रखना है। अब बाकी आप इसमें चाहे तो ये कॉर्क स्क्रू वगैरह की बातें लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और यही चीज जो है यहां पर दिखाई गई है। देखिए पी से क्यू की तरफ को पानी जा रहा है, तो क्या है कि जो क्यू का एरिया है वहां पर थोड़ा सा क्या होगा, इरोजन होगा, वहां पर कटान होगा और वहां का जो सामान है या जो शिंगल्स वगैरह है वो यहां से आके पानी आर से एस की तरफ को मूव कर रहा है और यहां पर वो इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लिप ऑफ बैंक। यहां पर डिपोजिशन हो रहा है, कॉन्वेक्स बैंक है, शैलो बैंक है, और जहां पर रिवर क्लिफ बन रहा है जहां से इरोजन हो रहा है, दैट इज इरोजन टेक्स प्लेस, ये कॉन्केव बैंक है और ये डीप है, ठीक है। क्योंकि ये यहां पर शैलो क्यों है, क्योंकि यहां पर मटेरियल इकट्ठा हो गया है। ये डीप क्यों है, क्योंकि यहां से मटेरियल रिमूव हो रहा है। सिंपल बात है, ठीक है, इतना चीज आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि एस जहां पर डिपोजिशन हो रहा है वहां पर स्लिप ऑफ बैंक जो है वो काफी ज्यादा जेंटल है। The outer bank is therefore the bank of continuous erosion and the inner bank is the bank of continual deposition। तो आपको यही सिंपल भाषा में इसको अगर आप ध्यान रखना चाहें
ठीक है, सिंपली अपने याद रखने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में भी रिवर का मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके जो एरो की डायरेक्शन होगी उस तरफ इरोजन होगा और जस्ट उसके अपोजिट बैंक में क्या होगा, डिपोजिशन होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसको अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी भी जो है इसको गड़बड़ नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला जो है दैट इज योर इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स के बारे में मैंने आपको वैसे पीछे दिखा दिया, यहां पर थोड़ा सा वही चीज लिखी गई है। एज द स्ट्रीम फ्लोज ऑन, द मींडर्स माइग्रेट प्रोग्रेसिवली आउटवर्ड विद द इंटरलॉकिंग स्पर्स ऑल्टरनेटिंग विद द अंडरकट स्लोप एज शोन इन फिगर 40। ठीक है, जब स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो ये मींडर्स जो है ये प्रोग्रेसिवली आउटवर्ड तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि इंटरलॉकिंग स्पर्स इसके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, it must be pointed out that at this stage that meanders in the middle course are only the beginning of the downstream swing, for the bends are restricted by the interlocking spurs। वही मैंने आपको बताया कि इसमें बीच में जो इंटरलॉकिंग स्पर्स आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये मींडर्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। जो डाउनस्ट्रीम का स्विंग है वो क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहे हैं, इंटरलॉकिंग स्पर्स। इन द लोअर कोर्स द लूप्स आर एनलार्ज्ड across the level plane and the meanders are fully developed। तो यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मींडर्स हैं दे आर अंडर डेवलप्ड। अब जो हमारा मिडिल कोर्स है वहां पर मींडर्स अंडर डेवलप्ड है क्योंकि दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द इंटरलॉकिंग स्पर्स। जो हमारा नीचे का पोर्शन होगा यानी कि जो लोअर कोर्स होगा वहां पर लूप्स जो है वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और क्यों बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर इंटरलॉकिंग स्पर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वहां पर इस तरह की कोई वैली वगैरह होगी नहीं, वो लेवल प्लेन होगा, वहां पर जो है आपके ये लूप्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे और मींडर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए हैं कि अपर कोर्स में क्या हो रहा है, जहां पर रिवर का यूथ स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, वहां पर क्या हो रहा है और मिडिल स्टेज में क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है आपका पार्ट इसका लोअर और ये प्लेन कोर्स जो है, जो तीसरी स्टेज है दैट इज योर ओल्ड स्टेज। इसमें थोड़ा सा चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में या उसके फिर नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर टेलीग्राम में सर्च करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। अगर कोर्स परचेस करने संबंधी कोई टेक्निकल क्वेरी आप लोग फेस करते हैं तो उसके लिए आप लोगों के साथ मैं एक व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूं, इस पर आप लोग अपनी टेक्निकल क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।